संक्रिया। भाग की संक्रिया के बारे में हमने उस चार्ट में काफी सारी चीजें समझी थी जो आपने पहले वीडियो में देखा था। हमें बस यहाँ पर ये चीज देखनी है, भाग की संक्रिया में जो शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण, जब शून्य से पूर्ण संख्याओं को भाग करते हैं, जब शून्य से पूर्ण संख्याओं को भाग करते हैं तो उत्तर क्या आता है, हमें ये देखना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। घटाने की विधि से पूर्ण संख्या 8 में शून्य से भाग का परीक्षण करें तो, जरा ध्यान से देखिएगा। घटाने की विधि से पूर्ण संख्या 8 में शून्य से भाग का परीक्षण करें तो, अब आप देखिए घटाने की बात आई, घटाने की विधि से कैसे हम इसका गुणनफल मतलब भाग करते हैं। तो इसमें जैसे 8 से को 0 से भाग करना है तो हम 8 में से अगर 0 को घटा लेंगे तो 8 बचेगा, इसके बाद फिर 0 को घटा लेंगे तो 8 बचेगा, इसके बाद फिर 0 को घटा लेंगे तो 8 बचेगा। इस प्रकार से हम कितनी भी बार 0 से इसे घटाते चले जाएं, इसका उत्तर सदैव 8 ही आएगा। तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि शेषफल जो है वो शून्य कभी नहीं मिलेगा, और इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका जो फाइनल उत्तर है वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। तभी हम ये कहते हैं कि जब किसी भी संख्या को शून्य से भाग किया जाता है, इसे डायरेक्टली समझ लीजिए, तो इस चीज को हम कहते हैं नॉट डिफाइन, अर्थात इसका कोई प्रॉपर उत्तर नहीं होता या ये परिभाषित नहीं होता, कहते हैं परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसको भाग देने पर कोई उत्तर ही नहीं आता, और ये कहलाता है परिभाषित नहीं। बस इतनी सी चीज याद रखनी है, इसके प्रूफ के बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा जब किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो वहां पर उत्तर क्या होता है, परिभाषित नहीं, नॉट डिफाइंड। क्योंकि जब आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे होंगे, मैंने आपको जहाँ पे चार्ट समझाया है वहां पर जो 90 की वैल्यू आती है वो नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, 0 से भाग कर दिया जाता है 1 को, इसलिए वहां पर वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। चाहे तो वो देख भी सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1 से भाग, किसी शून्य 1 से किसी पूर्ण संख्या को भाग देना। जब 1 से किसी पूर्ण संख्या को भाग देते हैं तो आप देखिएगा, जैसे कि हम 4 एक पूर्ण संख्या है इसको 1 से भाग करें, 4 एक पूर्ण संख्या है इसको 1 से भाग करें, यानी इसका अर्थ हुआ 4/1। तो 1 से 4 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 2 को 1 से भाग करें तो 2 ही आएगा। 3 को 1 से भाग करें तो 1 तिया 3 यानी 1 तिया 3 यानी उत्तर 3 आया। इसका मतलब ये है कि जब किसी पूर्ण संख्या को 1 से भाग करते हैं, किसी पूर्ण संख्या को 1 से भाग करते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। जब किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से भाग करते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक दिया गया है, बस इतनी चीज याद रखिएगा, किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से भाग करेंगे तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। शून्य में अब शून्य की गुणा किसी अन्य पूर्ण संख्या से, मैंने आपको पहले से बता रखा है कि शून्य की गुणा चाहे किसी भी संख्या से हो उसका उत्तर सदैव शून्य ही होता है, लेकिन यहाँ पर गुणे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर भाग की बात हो रही है। अब शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण करना है हमें, तो हमें शून्य से, मान लीजिए हम भाग दे रहे हैं किसी अन्य संख्या को, शून्य को छोड़ के शून्य से किसी अन्य संख्या को भाग देते हैं। शून्य से 4 को भाग दिया, इसका अर्थ ये हो गया 0/4, इसका अर्थ क्या हो गया, 0/4, इसका अर्थ हो गया 0/4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब शून्य से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उत्तर सदैव शून्य आता है, तो यहाँ से 2 चीजें निकल के आती हैं, एक तो शून्य से किसी की गुणा, शून्य से किसी संख्या की गुणा तो उत्तर शून्य, और दूसरा शून्य से किसी संख्या को भाग, तो शून्य से किसी संख्या को भाग तो उत्तर परिभाषित नहीं, और तीसरा जो शून्य की प्रॉपर्टी निकल जाती है वो ये है कि शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाए, शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो यहाँ पर उत्तर सदैव शून्य होता है। ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा। शून्य से किसी संख्या को गुणा तो शून्य रहेगा, शून्य को किसी संख्या से भाग तो परिभाषित नहीं। शून्य को किसी संख्या से भाग का मतलब पता है, 4/0, यानी 4 को भाग कर दिया शून्य से, और शून्य को किसी संख्या से भाग, जैसे ये लिखा, शून्य को किसी संख्या से भाग तो उसका उत्तर आ जाएगा शून्य, लेकिन वो संख्या शून्य के अलावा होनी चाहिए, जैसे शून्यतर लिखा है ना, अन्य पूर्ण संख्या, क्योंकि 0/0 का भी मान परिभाषित नहीं है, 0/0 का भी मान परिभाषित नहीं है, 0/0 का भी मान परिभाषित नहीं है। ये बात याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक दे दिया है, चौथा पार्ट आपका दिया गया है, उसमें दिया है कि किसी शून्यतर पूर्ण संख्या को उसी संख्या से,
किसी शून्येतर पूर्ण संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो जैसे हमारे पास संख्या 2 है पूर्ण संख्या और हम 2 को 2 से ही भाग दे देते हैं, तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी इसका फाइनल उत्तर 1 आ जाता है। जैसे हमसे कहा गया 4 को 4 से भाग दो, तो 4 को भाग दे रहे हैं 4 से, यानी 4 एकम 4 और 4 एकम 4, इसका फाइनल उत्तर 1 आ गया। तो ये आ गए आपके सारे जितने भी टॉपिक्स थे छोटे छोटे, उनको कवर कर लिया। इसके बाद आपकी अभ्यास 2D आती है, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, और आप इसे नोट करना चाहें तो रोक के वीडियो को नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2D में मुख्य रूप से 3 प्रश्न है, और तीनों ही प्रश्न बड़े ही आसान और बड़े ही अच्छे हैं। आइए देखते हैं। 2D में 5 प्रश्न है। 2D में 5 प्रश्न है और 3 प्रश्न आपके अलग से दे रखे हैं। 2D का जो पहला प्रश्न है उसमें एक संख्या रेखा दे रखी है और विभाजन तथ्य को इसमें हमें बताना है। विभाजन तथ्य को इसमें हमें बताना है, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। इसमें पहले चले तो 2 तक चले, 2 से चले 4 पर, 4 से चले 6 पर, 6 से चले 8 पर, 8 से चले 9 पर, 8 से चले 10 पर और 10 से चले 12 पर। इसमें जो विभाजन तथ्य को बताना है, इसका मतलब ये हुआ कि 2-2 की दूरी हम 6 बार चल रहे हैं। 2-2 की दूरी हम 6 बार चल रहे हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 6 = 12। और अगर इसे विभाजित करने के रूप में लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस तरीके से। विभाजित करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यही इसका सही तरीका है, इसके अलावा इसमें क्या करेंगे आप। इसके बाद जब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं तो यहाँ पर 21/3 इस तरीके से एक सैंपल दे दिया गया है। 21/3 = 7। तो संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 = 21, यानी एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। ये दिया गया तो ये कर हो गया। तो जो आपके 2 पार्ट दिए गए हैं, यानी 56/8 = 7 दिया गया है, तो क्या होगा। तो इसकी तरीके से कैसे लिखा जा सकता है इसे, इसमें ये और ये की गुणा हो गई और ये आ गया, तो यही चीज कर लेते हैं, 8 और 7 की गुणा कर लेते हैं और फाइनल उत्तर 56 लिख देते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपको दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है 66 को भाग दिया गया है 11 से और उत्तर आपका आया है 6। अब इसमें भी तो यानी इसी तरीके से करना है, तो 11 × 6 बराबर उत्तर आ गया 66। इस तरीके से आपने देखा दूसरे के 2 पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। जब हम तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये जो प्रश्न दिया गया है ये आपको भाग के रूप में दिखाना है। तो अगर आप भाग के रूप में दिखाना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि 12 को यदि 2 से भाग दें तो इसका उत्तर 6 आ जाएगा। 12 को यदि 2 से भाग दें तो इसका उत्तर 6 आएगा। इसी के माध्यम से इसे बनाया गया। कैसे बनाया गया होगा सोचिए, 12 को 2 से भाग देना, यानी यहाँ पर गुणे में 2 है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 12/2 अर्थात 6 = 12/2। बिल्कुल सही, यही चीज लिखनी थी। और ये विभाजन में दिया गया, हालांकि गुणे से ही लेकर हमने विभाजन का रूल निकाल लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है जिसकी एक संख्या 13 है। 2 संख्याओं की गुणा के रूप में 117 को लिखना है जिसकी एक संख्या 13 है। अब 13 वाली संख्या हमें डिनोट करनी है। यहाँ पर एक संख्या 13 दे दी और दूसरी संख्या का योग के रूप में गुणनफल के रूप में लिखना है 117, यानी हमें ये वाला बॉक्स भरना है। तो ये वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा, 13 की गुणा 9 बार करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 117। इस तरीके से हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या बचा था, उसे हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं जो चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या मिले। बिल्कुल सही। अब जो आपसे हमारी पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं शुरू होती हैं शून्य से। अगर शून्य को शून्य से भाग दें तो मैंने आपको बताया कि ये परिभाषित ही नहीं है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। लेकिन अगर इसकी अगली संख्या पर चले, एक को 1 से ही भाग दे दें, क्या उत्तर 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी ये तो संख्या वही है, एक ही वो संख्या है पूर्ण संख्या जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 को 2 से भाग देके देखते हैं उत्तर आएगा 1। ऐसे ही हम किसी भी पूर्ण संख्या को उससे देंगे तो उत्तर हमेशा 1 ही आएगा। इसलिए 1 वो पूर्ण संख्या होगी जिसे स्वयं से भाग देने पर उत्तर भी 1 ही आएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि 5वां प्रश्न है। क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर और दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भाग पर पूर्ण संख्याओं के जो क्रम विनिमय नियम है वो लागू होता है या नहीं।
यानी अगर हम 5 एक पूर्ण संख्या है, या यूं कहें कि 4 को 2 से भाग दें, 4 को 2 से भाग दें तो उत्तर आएगा 2। पर अगर हम 2 को 4 से भाग दें तो इसका मतलब उत्तर आया 2/4, 2/4 आया, यानी फाइनल उत्तर आएगा 1/2। तो क्या आपने देखा कि अगर हम किसी एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दे रहे हैं और फिर दूसरी पूर्ण संख्या से पहली पूर्ण संख्या को भाग दे रहे हैं तो उत्तर समान नहीं आ रहा, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नहीं। इस प्रकार से आपने जो इसका अभ्यास 2D था वो देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अभ्यास हो गया। इसके अलावा हमें 3 प्रश्न अलग से दे रखे हैं। ये जो 3 प्रश्न दे रखे हैं ये किसी प्रकार की परीक्षा में आए हैं, जैसे राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न में आए हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या। 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए 80 तो खुद अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 2 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, विभिन्न प्रकार की संख्याओं से कट जाएगी। 80 के बाद आती है 81। 81 क्या किसी संख्या, देखिए अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट समझिए पहले। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, जो या तो स्वयं से कटे या 1 से कटे। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपको मैं बताता हूँ 7 लिखा हुआ है। 7 जो 7 है वो या तो 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7, या फिर 7 जो है 1 से कटेगा, या फिर 7 1 सत्ते 7। यानी ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से विभाजित हो या फिर सिर्फ 1 से विभाजित हो, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है? सॉरी, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, अगर 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाती है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ या तो 1 से विभाजित होगी, 1 दूना 2, या फिर 2 स्वयं 2 से विभाजित होगी, 2 एकम 2। इस तरीके से 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको या तो स्वयं से विभाजित किया जा सकता है या 1 से विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं 80 और 90 के बीच की विभाजित अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 81 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो इसका मतलब है 81 या तो सिर्फ 81 से कटे या 1 से कटे, तब ये अभाज्य है। लेकिन ये 3 से कट गया, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। 82 तो नहीं होगा क्योंकि ये तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और आखिरी में 2 से हो गया, यानी 82 से भी कट जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 83। क्या 83 जो संख्या है ये 1 से और 83 को छोड़कर किसी संख्या से कट सकती है? अगर आप इसे भाग दें, 1 से भाग देंगे तो कट जाएगी 83 बार, और 2 से देंगे नहीं कटेगी, 3 से देंगे 3 दूनी 6, 23 बचेगा, नहीं कटेगी। 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 7 8 9 किसी से नहीं कटेगी, यानी ये 1 से कटेगी या 83 से ही विभाजित होगी, या तो 1 से विभाजित होगी या 83 से विभाजित होगी, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या 84 भी कट जाएगी 2 से, 85 भी कट जाएगी 5 से, 86 2 से कटेगी, 87 यानी 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 3 से कट जाएगी 87, 88 2 से कट जाएगी। लेकिन एक 89 संख्या ऐसी आएगी जो आपकी किसी भी संख्या से नहीं कटेगी सिवाय 1 से और स्वयं 89 से, इसलिए ये 2 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 83 और 89, 80 और 90 के मध्य में। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में 5 पद हैं, 5 पद 4 मतलब 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 पद किसी ना किसी रूप में से एक है और एक अन्य पद चारों से भिन्न है। अन्य पद को पता करना है, तो पांचों पद हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं ताकि आपको इसे पहचानने में कतई भी देर ना लगे। 9 3 और 27, 8 7 और 56, इसके बाद 7, 5 और 35, और इसके बाद 5, 4 और 26। ये सब कॉमा लगे, ध्यान से देखिएगा। 6 3 18, 9 3 27, 8 7 56, 7 5 35, लेकिन 5 6 20, यानी यही वाला ऑप्शन जो है ये गलत है और यही इन सबसे भिन्न है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस पूरे अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न में हम देख रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन जो है वो अंतिम प्रश्न दिया गया है। दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात करें, यानी एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। 196 दिया गया है, 169 दिया गया है, 144 दिया गया है, 121 दिया गया है, 100 दिया गया है, और उसके आगे डॉट 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 लगा दिया या क्वेश्चन मार्क एक पूछ दिया है। अब आपको सोचना है कि आखिर इनमें क्या किया गया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये वर्ग घटते हुए क्रम में लिखे हैं। ये 196 14 का वर्ग है, 169 13 का वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है, और 100 10 का वर्ग है।
इस तरीके से हम देख रहे हैं घटते हुए क्रम में वर्ग लिखे हुए, यानी ये 9 का वर्ग यहाँ पर आएगा, इसका मतलब उत्तर होगा 81। इस ब्रैकेट में जो है 81 आ जाएगा और ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से हमने पूर्ण संख्याओं का जो ये चैप्टर है इसे पूरा कर लिया है। अब तक हमने 2 चैप्टर्स को पढ़ लिया। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, इस इकाई में हमने क्या सीखा। मैं एक बार ये सारी चीजें पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा। सबसे पहला दिया है क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, यानी अगर हम प्रत्येक संख्या का अनुवर्ती निकालते चले जाते हैं तो हमें क्रमागत संख्याएं पता चलती रहती हैं। दूसरा है शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। बिल्कुल सही, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो शून्य से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है क्योंकि शून्य से ही प्रारंभ है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या की अनुवर्ती संख्या होती है, इसलिए कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। पांचवा है यदि 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए तो ये योग का संवरक नियम होगा पूर्ण संख्याओं के लिए। इसके बाद छठा पॉइंट दिया गया है कि 2 पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी हम 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, उत्तर हमेशा 5 ही होगा। इसका मतलब है कि योग का जो है क्रम इनमें नियम भी पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है। इसके बाद जो 7वां दिया गया है, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर उसका उत्तर वही रहता है जो पूर्ण संख्या हमने ली थी। इसका मतलब है योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, शून्य जोड़ने पर संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद दिया गया है 8वां पॉइंट, 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय, बिल्कुल सही, 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय पहले किन्हीं 2 का जोड़ा बना लेने पर और बाद में अन्य 2 का जोड़ा बना लेने पर जो उनका योग होता है उसका मान परिवर्तित नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो साहचर्य नियम है वो पूर्ण संख्याओं के योग की संक्रिया पर लागू होता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, पूर्ण संख्याओं में घटाने की संक्रिया संवरक नहीं है। बिल्कुल सही, पूर्ण संख्याओं में घटाने की प्रक्रिया संक्रिया संवरक नहीं है। ऐसा क्यों है? 4 में से 2 घटाने पर तो 2 आएगा, लेकिन अगर हम 2 में से 4 घटा देते हैं तो -2 आएगा, यानी इसका मान बिल्कुल समान नहीं आता है, जिसका अर्थ यह है कि संवरक अंतर पे लागू नहीं होता पूर्ण संख्याओं के। इसके बाद हम देखते हैं 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। 2 × 3 6, 3 × 2 6, इस तरीके से 4 × 2 8, यानी पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुणन संक्रिया जो है वो भी संवरक होती है। अगला जो पॉइंट है, क्रम इनमें भी होती है गुणन प्रक्रिया। हमने देखा जब 3 की गुणा 2 से करते हैं तब भी 6 और जब 2 की गुणा 3 से करते हैं तब भी उत्तर 6 ही आता है। इसके बाद अगला 12वां पॉइंट दे रखा है, किसी पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करने पर उत्तर सदैव 0 होता है। पूर्ण संख्या ही क्या, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में आप 0 से गुणा करिए उसका उत्तर सदैव 0 ही रहेगा। ये 0 का गुणन प्रगुण है। अब प्रश्न पूछ दिया जाए 0 का गुणन प्रगुण क्या है और आपको 4 ऑप्शन दे दी जाए, 2 × 0 = 0 और भी 2-4 ऑप्शन दे दी जाए, तो अगर आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ा होगा शायद आप इसमें ये चीज को ना कर पाए। इसलिए ध्यान रखिए 0 का गुणन प्रगुण क्या है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका उत्तर 0 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्याओं में 1 से गुणा करने पर पूर्ण संख्याओं के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या है? गुणन का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव यानी जब किसी चीज से को किसी संख्या में जोड़ने पर या उसमें गुणा करने पर उसके मान में कोई भी परिवर्तन ना हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 14वां पॉइंट आता है जो कि ये बताता है, अगर किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं में सतत गुणन की प्रक्रिया हो रही है, सतत गुणन की प्रक्रिया यानी 4 × 3 × 2 लिखा हुआ है, तो अगर हम पहले 4 3 को एक साथ ले लें और 2 को अलग रखें और बाद में 4 को अलग कर लें, 3 2 को एक साथ ले लें, तो उत्तर दोनों में ही 24 आएगा। ये क्या होता है? गुणन का साहचर्य नियम जो है वो पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है। मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ हमने जो पूर्ण संख्याओं का ये छोटा सा चैप्टर था इसे कंप्लीट किया। उम्मीद कर रहा हूँ इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर वीडियो की क्वालिटी या इससे संबंधित कोई समस्या है तभी आप कमेंट में बता के हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम उसको और बेहतर करने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद।